सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, बड़ी अहम मुलाकात हुई है आज और ख़ासतौर पीपल्स पार्टी और पीडीएम में जो जमी बर्फ़ थी वो पिघलने लगी है। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान ने आज बैठक की और मुमकिन तौर पर तो ये समझा जा रहा था कि शायद इस बैठक में ये नतीजा सामने आएगा कि पीपल्स पार्टी ऐलान करे कि वो पीडीएम में वापस जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब बात हुई तो ये बात सामने आई कि पीडीएम में जाने के लिए कोई बात नहीं हुई और ना ही फिलहाल कोई दावत दी गई है और ना ही पीपल्स पार्टी का कोई इरादा है। साथ ही साथ ये बात ज़रूर हुई कि हुकूमत को टफ टाइम कैसे देना है। पीडीएम के बैनर तले नहीं, लेकिन वैसे अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद लानी है चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, उस पर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। जो कानून साजी हुकूमत करने जा रही है, जो जॉइंट सेशन मुलतवी हुआ और उसके बाद अब क्या सूरत हाल होगी, उस पर अब अपोजिशन का लाहे अमल क्या होगा, इस पर बात हुई है। अपोजिशन को एक तगड़ा रोल कैसे अदा करना है, इस पर भी आज की बैठक में गुफ्तगू हुई। लेकिन कल जो कराची में एहतजाजी रैली पीडीएम ने निकालनी है, उसमें पीपल्स पार्टी शिरकत नहीं करेगी। ना मौलाना फजल रहमान ने इस पर कोई दावत दी, ना ही बिलावल भुट्टो ने इस पर कोई बात की है। तो ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। खैर, पीपल्स पार्टी उस जो एहतजाज होगा जो पार्लियामेंट के अंदर होगा और जो पार्लियामेंट के अंदर हिकमत अमली अपोजिशन की होगी, तो उसमें ज़रूर पीपल्स पार्टी जो है वो साथ होगी दीगर अपोजिशन जमातों के साथ, जो कि बड़ी पेशरफ्त है। और ज़ाहिर जितनी ज़्यादा जमातें साथ होंगी, नंबर गेम अपोजिशन का उतना ही बढ़ता जाएगा। तो होगा क्या, ये तो हम इस पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमारे मेहमान हमारे मौजूद हैं। इमरान याकूब साहब हमें ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। सेनेटर शहादत आवान साहब हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से नुसरत सहर अब्बासी साहबा में ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम हजरात का शुक्रिया। लेकिन आप लोगों से बात करने से पहले ज़रा मैं दिखाना चाहूँगी कि जब मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की तो सहाफ़ियों ने उनसे सवालात किए, कुछ क्या जवाबात दिए उन्होंने और कुछ सवालों को कितने आराम से उन्होंने गोल भी किया, ज़रा ये देखिएगा। ये सब चीज़ें हर चंद कि मैं पीडीएम का सदर हूँ, लेकिन मैं तनहा कोई फैसला नहीं किया करता। तो ये सारी चीज़ें जो आप पूछ रहे हैं या कर रहे हैं, जब ऐसी बातें होंगी तो बाहिर मुशावरत से ही इस मौजू पे कोई बात नहीं हुआ। जैसे मौलाना साहब ने कहा, जिन पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया उन्हीं पॉइंट्स पे हमने अंदर भी बात किया और इसी पे हम आज। तो मौलाना साहब ने गुफ्तगू जो की, उन्होंने कहा मैं सदर ज़रूर हूँ पीडीएम का, लेकिन मैं तनहा फैसले नहीं कर सकता। ज़ाहिर ना ही उन्होंने शोकॉज भेजा था, ना ही मामलात वहाँ से ख़राब हुए थे। अब ये मामला चले ठीक हो ना हो, लेकिन अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे ज़रूर होगी। ज़रा गुफ्तगू आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहादत अमान साहब हमारे साथ हैं। शहादत साहब, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने फ़िलहाल तो ये बता दिया है कि वो नहीं है, पीडीएम के साथ नहीं है, लेकिन अपोजिशन के साथ है और पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज में है, बाहर नहीं है। यही है फैसला, या फिर ये ऐलानिया ऐलान नहीं किया गया है और गैर ऐलानिया तौर पर पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ है? हमारी पार्लियामेंट में ये एडमिटेड पोजीशन है कि जी शहादत साहब देखें समैया, ये एडमिटेड पोजीशन है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है शहबाज शरीफ जो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और ये हमारे वोट्स की वजह से शहबाज शरीफ जो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट हुई हैं। पीडीएम के लिए अगर आप बैकग्राउंड में चली जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक कोशिश थी, उस पीपल पार्टी की कोशिश की वजह से ही पीडीएम वजूद में आई। लेकिन बाज़ दफ़ा दोस्तों में इख्तलाफात की वजह से कुछ अलहदगी हो गई, लेकिन हर स्टेज के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को रीअफर्म करती रही कि पार्लियामेंट के अंदर जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ चलेंगे। हमारी जो सियासत पार्लियामेंट के अंदर होगी उसके पार्लिमानी लीडर चूँकि शहबाज शरीफ साहब हैं, आज तक हमने उनसे इख्तिलाफ़ नहीं किया, उनके साथ हम चलेंगे। तो मेरे ख्याल में ये कोई दो नई बातें नहीं हैं। अच्छा। कि एक दो दिन में बाकी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, मशावरत का अमल जो है तमाम सियासी लोगों के साथ होता रहता है, उठक बैठक होती रहती है। उसका मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता कि हमारा आने वाले इलेक्शन के लिए किसी के साथ इल्हाक होने जा रहा है
या इस किस्म की और कोई सियासी जो पेचीदगी जो है उस पर कोई बातचीत हो रही है। मौलाना साहब जो जैसे आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मेरा उनके साथ तीसरी नस्ल से वास्ता है और एहतराम का रिश्ता हमेशा कायम दायम रखता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इख्लाकियात जो है उसका दामन नहीं छोड़ा और हमारी एक सियासत है, हम सियासत कर रहे हैं और डेमोक्रेसी हमेशा हमने ये कहा है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो पार्लिमान के अंदर है और हमारी जद्दोजहद भी होगी वो पार्लिमान के अंदर। चलें ठीक है, पार्लिमान के अंदर तो है ना, पार्लिमान के अंदर सारी जमातें मिली हैं अपोजिशन की और वो कर रही हैं जो उन्होंने करना, ये तय हो गया है। अच्छा अली गौहर साहब, अगर मुशावरत की जाती है, ज़ाहिर बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग नून और JUI के ज़ाहिर सदर जो ज़ाहिर PDM के सदर हैं मौलाना साहब, अगर आप लोगों से मुशावरत करते हैं कि जी चलें पीपल्स पार्टी को वापस लेकर आते हैं, तो क्या होगा आप लोगों का फैसला मुस्लिम लीग नून का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मतलब है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारी और ऑपोजिशन में हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज, पहले भी PDM हम इकट्ठे चलते रहे हैं, लेकिन दरमियान में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आए थे जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी PDM के प्लेटफॉर्म से अलग हुई। लेकिन सियासी पार्टियां हैं असम्बली के अंदर और बाकी मामलात में हमारा मशावरत का सिलसिला जो है वो आपस में चलता रहता है और आपने देखा है कि बेशुमार, अगरचे पीपल्स पार्टी PDM से अलग हुई, लेकिन बेशुमार ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर हम इकट्ठे ऑलरेडी भी चल रहे हैं। असम्बली के अंदर के मामलात हैं, हमेशा से बिलावल साहब ने भी उस पर हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस किया, तो आइंदा भी मेरा ख्याल है कि इसमें कोई वो बईद नहीं है कि पीपल्स पार्टी दोबारा शामिल हो सकती है। लेकिन जाहिर है ये जितनी भी मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज नहीं है इस पर, ये बात तो तय है। नहीं, हाँ नहीं, मुस्लिम लीग नून कोई ऐसा इतराज नहीं, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उस वक्त थे, वो सामने रख दिए थे। हमारी सिर्फ ये गुजारिश है कि PDM के प्लेटफॉर्म पर जो TORs बने उन पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का फर्ज बनता है कि अमल किया जाए। ठीक है, पॉइंट टेकन। पॉइंट, हुकूमत ने बड़ी कानून साजी करनी है। एक ज्वाइंट सेशन जो होना था जुमेरात को वो इसीलिए आगे मौखर किया गया क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं है। कल मेरा पूरा प्रोग्राम आपने इस पर देखा होगा नाजरीन कि खाफ लीग का क्या मौक़िफ़ था, MQM पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ था, और दोनों ये कह रहे हैं कि हमें एतमाद में जब तक नहीं लिया जाता EVM पर तो हम कैसे इस पर बात कर सकते हैं। मशीन दिखा के तो हुकूमत हमसे कानून साजी नहीं करवा सकती, जब तक इत्तेहादी साथ नहीं होंगे तो उससे पहले ज़ाहिर कोई और बात हो ही नहीं सकती है। अपोजिशन तो बहुत बात की बात है, पहले अपने लोगों को साथ लेकर चलना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा नुसरत साहिबा, ज़ाहिर ये सारे मामलात हैं हुकूमत ने भी करने हैं, आपकी भी बड़ी गहरी निगाह होती है सारे सियासी मामलात पर, आपको हुकूमत कहाँ नजर आती है स्टैंड करती हुई? क्या हुकूमत एक बंद गली की तरफ जा रही है या हुकूमत ने अपना रास्ता बिल्कुल ठीक रखा हुआ है आपके ख्याल में? थैंक यू सो मच सुमैया, बहुत शुक्रिया कि आपने मौक़िफ़ लेने के लिए ऑन बोर्ड लिया। देखिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त तक वफाकी हुकूमत, हम बेशक इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी रहेंगे भी। ये तासुर गलत है कि खास तौर पर मैं GDA का मौक़िफ़ दे रही हूँ आपको, बाकी इत्तेहादी जमातें अपना मौक़िफ़ खुद देंगी, लेकिन GDA के मौक़िफ़ के हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इत्तेहादी रहे हैं और इस वक्त तक इत्तेहादियों की बहुत सारी ऐसी जो रिजर्वेशंस हैं वो पूरी नहीं हुई वफाकी हुकूमत की तरफ से, और बारहा गाहे बगाहे हम ये चीज़ रखते रहे। वफाकी तौर पर भी कैबिनेट में हमारी जो भी मिनिस्ट्री है वहाँ रखती रही। अच्छा, उसके अलावा मीटिंग्स में बात होती रही और यहाँ गवर्नर हाउस में कई मीटिंग होती रही। उन तमाम मीटिंग्स में GDA अपना मौक़िफ़ रखती रही कि आप आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहें और हमारी जो जितनी भी रिजर्वेशन है जो इत्तेहादियों के हवाले से हमारी डिमांड रही, सूबा सिंध के हवाले से, ज़ाती नहीं आवाम के, उन इश्यूज पर आपने कोई रिलीफ नहीं दिया। अब आप आ जाते हैं इस मौक़िफ़ पर जो इस वक्त लेजिस्लेशन हो रही है और उस पर इत्तेहादियों के हवाले से ये बात हो रही है और ख़ास तौर पर GDA के हवाले से कि शायद GDA ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो सुमैया, ये तासुर गलत है। GDA कभी भी, पीर साहब पगारो कभी भी ऐसे हालात में मुल्क को मुश्किल में नहीं डाल सकते
जब मुल्क बहुत बुरे हालात से गुजर रहा हो, बहुत बुरे कंडीशंस हैं, महंगाई है, बाहर IMF है और बहुत सारे बैनुल अक़वामी प्रेशर्स हैं। ऐसे वक्त में हम खुदा न खास्ता, सॉरी टू कट यू, आपकी बात मैं चाहती हूँ मुकम्मल हो, लेकिन जरा ऐड कर लें। बिल्कुल इत्तेहादी है, मुस्लिम लीग खाफ भी यही कह रही है, MQM भी यही कह रही है, लेकिन क्या EVM पर आप हुकूमत के साथ हैं, साथ देंगे आप उस पर? देखिए जी, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है ना। बात तो तहफ़्फ़ुज़ात की हो रही है कि कोई भी लेजिस्लेशन हो सुमैया, उसमें माइंड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कानून साजी जब होती है तो वो अवाम पर डायरेक्ट उसका असर पड़ता है और वो देर पा उसके असरात होते हैं। तो ऐसा कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं होना चाहिए जिसका जो डायरेक्ट है वो अवाम पर असर पड़े और पार्टियों पर भी असर पड़े। बिल्कुल सही, यानी कि पॉइंट ये कि जो भी हो ज़ाहिर वो मुश्तरका एक हिकमत अमली हो, बात हो, मुशावरत हो, बगैर मुशावरत के ना हो, तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएँ। पॉइंट टेकन, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। यही कल मुस्लिम लीग खाफ ने भी कहा और यही MQM पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है। इमरान याकूब साहब, आप हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है, PDM में पीपल्स पार्टी ना भी हो तब भी पीपल्स पार्टी तमाम अपोजिशन जमातों के साथ है। सारी बड़ी जमातें अपनी हिकमत अमली बना चुकी हैं, तहरीक दम एतमाद लेकर आनी है, हुकूमत की कानून साजी को रोकना है और एहतजाज करना है भरपूर। फिर हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है कि हुकूमत ने कानून साजी करनी है और अपने इत्तेहादी साथ नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे, आपका क्या तज़किया है, क्या हो क्या रहा है ये सियासी मंजरनामा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, बात ये है कि जो आपने सवाल पूछा है असल में वो 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है, तो हो सिर्फ ये रहा है कि अपोजिशन जो है वो ग्रैंड अपोजिशन की सूरत में अब ये समझ चुकी है और ये मुत्तहिद हो चुकी है और उन्हें ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो अर्ली इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसलिए वो माहौल को गरमा रहे हैं, वो माहौल को और सियासत को इस नहज तक लेके जा रहे हैं जिसका उन्हें अगले आने वाले इलेक्शन में फ़ायदा हो सके। देखिए, इमरान खान साहब ने अपने 3.25 साल बड़ी एग्रेसिव इनिंग खेली है और उनके बस में अगर होता तो अपोजिशन का कोई बंदा भी आज जेल से बाहर ना होता, पूरी अपोजिशन ही जेल में होती। ये अलग बात है कि वो जेलों में तो होते, लेकिन क्या उनको सजा भी होती, क्या उन पे जो लगे इल्जामात थे वो सच साबित होते या बाइज्जत बरी हो जाते, लेकिन वो जेलों में ज़रूर होते। अब वज़ीर आज़म जब उस तरह से अपनी कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर सके, मुस्तफ़ा अब्बासी साहब इत्तेहादी हैं, आपने उनकी सारी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने भी एक तरह से हुकूमत को चार्ज शीट किया है कि जो इत्तेहादी हैं उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए, मामला नहीं हुए। और उन्होंने भी आज आपसे एक बात कही है, अगर आपने गौर किया हो, कि वो यानी GDA पीर साहब तगारा किसी सूरत में मुल्क को किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे। इसका मतलब ये है कि ये बात नहीं है कि वो हुकूमत को किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे, हुकूमत मुश्किल में हो सकती है लेकिन उनकी कमिटमेंट मुल्क के साथ है। देखें, प्रॉब्लम ये है कि आप उसकी बात करें मुस्लिम लीग काफ की, आप बात करें MQM की, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सदारत में जो इजलास हुआ है उसकी भी तफसीलात आपके सामने है कि काफ लीग जो है वो हुकूमती रवैये से नाला है। उन्होंने कहा है कि हमें इत्तेमाद में नहीं लिया जाता। GDA की बात आपके सामने आ गई। खालिद सिद्दीकी साहब आपके सामने, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पहले कह चुके हैं उनके जनाब हम हुकूमत से मुतमिन नहीं है। EVM के मामले में तमाम इत्तेहादी ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उन्हें इत्तेमाद में नहीं लिया गया। जब हुकूमत अपने फैसले बलडोज करने की कोशिश करेगी तो इत्तेहादी नाराज होंगे। और मैं समझता हूँ कि सारे मामले में सबसे अच्छी इनिंग जो खेली है वो मियाँ शहबाज शरीफ ने खेली है। देखिए, वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के तौर पे लेके चल रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी की नाराजगी को एक तरफ रखा, वो जरूर कर रहे हैं सर, लेकिन आप ही की बात को जरा मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। आपका पॉइंट आया कि मियाँ साहब बड़ा अच्छा चल रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब के साथ अभी हुकूमत ने क्या किया है, उनका नाम ECL में डाल दिया है। एक जाने वसत खैसर ने उनको एक खत लिखा है कि जी मुशावरत करें, बड़ी अहम इस्लाहात करनी है और इस पर बैठे हैं ज़ाहिर है आप और अपनी जमात से बालातर होकर फैसले करें। तो अली गौर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, क्योंकि ज़ाहिर है एज अ अपोजिशन लीडर उनको ये दावत दी गई कि बैठें, जिस तरह से बात होती है, इस तरह लेजिस्लेशन होती है, उस पर मुशावरत की जाए, लेकिन नाम भी उनका ECL में आज जल चुका है। मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, क्या हिकमत अमली होगी आपकी इस लेजिस्लेशन पर?
देखें, गुजारी ये है कि वो तो मतलब है कि आज नई बात नहीं है। आपको पता है कि जब शहबाज शरीफ साहब पहले भी इंग्लैंड जाने लगे थे तो उस वक्त उनका नाम ECL में नहीं था, लेकिन हुकूमत ने उनको गैर कानूनी तरीके के साथ जो है वो रोका था। लिहाजा मतलब है कि अब इस किस्म के ओछे हथकंडे तो हुकूमत अपोजिशन को और हमारी लीडरशिप को विक्टिमाइज करने के लिए करती रहती है, और कई झूठे जो है वो मुकदमात को हमेशा हमारी लीडरशिप ने, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों, उसमें हमारे दीगर सीनियर लीडरशिप के काफ़ी लोग आ जाते हैं, बहुत तवील लिस्ट है जिनके ऊपर मुकदमात करवाए गए। हमने अदालतों में उनको फेस किया और सुरखरू भी हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको आइंदा भी फेस करेंगे। यही तो वजह है कि जब एक कोई नालायक हुकूमत होती है, जब एक ऐसी हुकूमत होती है जो गैर नुमाइंदा हुकूमत हो, जो अवाम के वोट लेकर ना आई हो, अवाम का मैंडेट चुरा कर आई हो, वो इन्हीं बेसाखियों के सहारे चलती है कि विक्टिमाइजेशन के। ये फोकस अपनी कारकर्दगी पर रखते तो आज ये नौबत ना होती। आज आप देख लें कि मुल्क में इनकी करप्शन के बेशुमार स्कैंडल है, लेकिन कोई नैब जो है वो मतलब है कि इनको, चाहे ये वो चीनी और आटे पर अरबों रुपए लूट लें, चाहे ये BRT पेशावर से खा लें, फॉरेन फंडिंग केस एक अलग करप्शन की कहानी है, मालम जब्बा की एक अलग स्टोरी है। इसी तरह से कोरोना का फंड अरबों रुपया जो पाकिस्तान को खैरात में मिला था, फिलहाल तो आप लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं और शहबाज शरीफ का नाम ECL में भी है। तो वो मतलब है कि इस किस्म के स्कैंडल इनके आए, फिर महंगाई का एक तूफान बरपा है और ऑलमोस्ट मुआशी तौर पर भी मुल्क फेलियर की तरफ जा चुका है। तो ऐसे हालात में हुकूमत अभी भी कानून जो है नैब के जो ऑर्डिनेंस है वो इन्होंने अपने आप को NRO जिसकी कि हमने भरपूर, और आपको पता है कि एक बिल पर तो हुकूमत को ऑलरेडी असम्बली में डिफीट हो भी चुकी है। तो हुकूमत ने फौरी तौर पर वो जो इनका जॉइंट सेशन था इन्होंने विड्रा किया। रात में इतला मिली कि वो कल जॉइंट सेशन नहीं हो रहा, तो हुकूमत तो भाग चुकी है हर जगह पर, चाहे वो कोई कोरोना का पर मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आप क्या करेंगे, मियां साहब क्या करेंगे? ऑपोजिशन लीडर के तौर पर उनको एक मरासला दिया गया है, उसका क्या जवाब देंगे? क्या वो वाकई हुकूमत के साथ बैठ जाएंगे मुशावरत के लिए? देखें, ये मामलात हुकूमती चलते रहते हैं, उनका अगर कोई मरासला आया है तो हमारी सीनियर लीडरशिप उस पर गौर करेगी और अपनी फैसला मियां नवाज शरीफ साहब की मशावरत के बाद ही किया जाएगा कि हमारा उस पर क्या लाएअमल। लेकिन एक बात जरूर है कि जो हुकूमत के ऐसे कवानीन जो खिलाफ है, मुतहदम है, और जो ये आपको NRO देना चाहते हैं, और जो ये EVM का जो नया छू मंतर वाला डिब्बा पाकिस्तानी कौम पर RTS सिस्टम के बाद अब अगले इलेक्शन चलाने की इनके प्लानिंग है, वो ऐसे मामलात इंशाल्लाह हम इनके कामयाब नहीं होने देंगे किसी को। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा शादिक रहमान साहब, ज़ाहिर बिल्स पेश करने हुकूमत ने, बड़ा अहम ये मामला है, लेजिस्लेशन हुकूमत ने करवानी है, पीपल्स पार्टी ने तो ये सोच लिया है कि नहीं होगा। क्या कहीं पर अगर बात बनती है EVM के मामले पर और कहीं मामलात बेहतर हो जाते हैं, हुकूमत समझाने में कामयाब हो जाती है, तो फिर पीपल्स पार्टी क्या साथ देगी इस कानून साजी में या नहीं देगी? देखिए, सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि मैं तो ये शुक्रिया अदा करूँगा मैडम नुसरत सहर अब्बासी साहबा का कि जिन्होंने ये बात तो तस्लीम कर ली है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो कड़े इम्तिहान से गुजर रही है, हुकूमत के लिए मुश्किल का वक्त है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक हकीकत है कि इस वक्त हुकूमत जो है घबराई हुई है, बौखलाहट का शिकार है, और ये बातें अब ज़ाहिर होना जो है वो भी शुरू हो गई हैं। फिर पहली बात तो ये देखें कि पार्लिमान में जो उनको शिकस्त हुई है मौजूदा गवर्नमेंट को, वो तो आपके सामने है, मीनिंग देयर बाई कि वो सादा अक्सरियत जो है वो मौजूदा हुकूमत जो है वो खो चुकी है। ये भी बात एक हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी 3 पार्टीज़ 3 ग्रुप्स हैं, अगर उनमें से एक ग्रुप भी साइड पे जाता है तो ये हुकूमत जो है फील्ड में नहीं रहती। जहाँ तक MQM का मसला, मैं एक बार एक लूँगा, जनाब मकबूल सद्दीकी साहब ने ये कहा है कि भाई बात ये है कि हम इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म की जो लेजिस्लेशन करते हैं, शाम को बुला के कह देते हैं जी घंटे बाद आपने जिहाद के लिए हाज़िर हो जाना है, हमें मालूम भी नहीं
कि कौन से मकाम के ऊपर कहाँ पे हमें जिहाद के लिए लेके जाया जा रहा है। वो कहते हैं हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम लोग जो हमें मालूम होना चाहिए कि क्या आप लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं और क्या चीज़ आप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे। और अखलाकियात की बात यह है कि अगर वो ऐसी बात करते हैं, पार्लिमानी बात करते हैं, उनको कहा जाता है कि ये ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, ये ब्लैक मेलर पार्टी है, ये तो सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में जिस तरीके से बिहेव किया गया है MQM के साथ, तो मैं ये समझता हूँ, मैंने एक इंटरव्यू भी देखा है फैसल सब्जवारी साहब का, लोगों का, दोस्तों का, तो मैं ये बात तो एक आया होगी कि जो MQM है और इनका जो मौजूदा हुकूमत का रवैया है, जिस तरीके से ये जल्दबाजी में कोई बात शॉर्ट टेम्पर्ड है, कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, सियासी वर्कर्स जो होते हैं वो सुनते हैं किसी को दलील और दलाइल करता है चीज़ों को। बहुत शुक्रिया आपका शहादत आवान साहब, इमरान याकूब साहब, नुसरत सैर अब्बासी साहिबा और अली गौहर साहब, आप तमाम हज़रात का आपके वक्त देने का। प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, कुछ और अहम इशूज़ हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और कराची में तजावुज़ात गिराने के हवाले से हुक्मनामे पर अमल किया जा रहा है, कई जगहों पे अमल कर दिया गया है, कई जगह और अहकाम आए हैं। तिजोरी हाइट्स के हवाले से अदालत का हुक्म आ गया है कि 4 हफ्तों में गिरा दिए जाएं और मलबा भी उठा लिया जाए। अब ये कहा गया है कि इन्हदाम से कबल, यानी कि जो गिराना है इसको, तिजोरी हाइट्स को, उसको गिराने से कबल जो लोग हैं वहाँ से उनकी तमाम फाइलें, जो इंतज़ामिया का सामान है उसको निकाल दिया जाए। और जिन्होंने बुकिंग करवाई थी, ज़ाहिर है ये अभी रिकन्स्ट्रक्शन, यानी कि रिकन्स्ट्रक्शन हो रही थी, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ये सारी इमारत थी, तो ज़ाहिर जो लोगों को ने पैसे दिए हुए उनको ये कहा गया है कि 3 माह में उनको मुआवजा अदा किया जाए जिन्होंने बुकिंग करवाई थी। तो सूरत हाल क्या है, शाहिद हुसैन से बात करेंगे। शायद अब ज़ाहिर अब हुकूमत, ये अदालत का हुक्म आ गया है और ये कह दिया गया है कि 4 हफ्तों में गिरा भी दिया जाए इसको और मलबा भी उठा लिया जाए। तो लोगों की अदायगी के हवाले से क्या कहा जा रहा है, किस तरह अदायगी की जाएगी, क्या मैकेनिज्म होगा उसका? बिल्कुल, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खुद हुक्मनामा तहरीर किया है, जो कि गुज़श्ता दिनों उन्होंने यहाँ कराची रजिस्ट्री में समाअत की थी। अब जो अमल दरामद शुरू होने का वक्त है वो 29 अक्टूबर तक शुरू हो चुका है। उसके बाद फिर अदालत ने जिस तरह कहा है कि कमिश्नर कराची इस मामले की निगरानी करेंगे, क्योंकि इमारत जब तामीरात इसकी शुरू हुई थी उस वक्त ही इसको करार दिया गया था कि गैर कानूनी है। तो अदालत के हुक्म पर जो बुकिंग ऑफिस था तजूरी हाइट्स का, वो पहले ही सील था। अब चूंकि जो रजा रबानी साहब थे तजूरी हाइट्स के वकील, उन्होंने तमाम दस्तावेजात सील हैं, फाइलें सारे सील्ड हैं, तो उनको पहले डीसील करने का हुक्म दिया जाए। तो अदालत ने कमिश्नर कराची को एक तो हुक्मनामे में कहा कि जो सील इमारत है उसके अंदर उसको डीसील किया जाए और तमाम दस्तावेजात जो कि इलाटीज की फाइलें हैं और रिकॉर्ड है, उसके बाद कितने पैसे जमा कराए थे उसका रिकॉर्ड मुरतब कर किया जाए, एक इन्वेंट्री बनाई जाए जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाए। और इलाटीज को जो पैसे हैं वो 3 महीने के अंदर मिलेंगे और बिल्डिंग मस्मार की जाएगी। उसके बाद फिर इसका जो मलबा है वो ठिकाने तक जो लगाया जाएगा उसका सारा जो पैसा होगा वो बिल्डर खुद अदा करेंगे। जावेद कुरैशी बताया जा रहा है कि बिल्डर का नाम है, और उसके बाद 3 महीने में इस इमारत को, 3 महीने में इमारत की इलाटीज है उनको पैसे दिए जाएंगे। अच्छा, शायद ये तो वो इमारत थी जो ज़ेरे तामीर थी। इस तरह कई ऐसी घर हैं या ऐसे गैर कानूनी जो तजावुज़ात हटाने के लिए खासतौर पे गुज्जर नाले पे जो घर गिराए गए थे, एक खातून वहाँ पर सदमे से इंतकाल कर गई। क्या हुआ था जब घर उनका गिराया गया था तो उनको कोई मुतबादिल रिहाइशगाह फराहम नहीं की गई थी? नहीं, ऐसा असल में जो सुप्रीम कोर्ट में बात सामने आई थी, यहाँ मुतासरीन की जानिब से भी नजरसानी की दरखास्त दायर की गई थी। उसके बाद फिर मुख्तलिफ फोरम्स की जानिब से दरखास्तें दायर की गई थी। उसमें पहले अदालत ने हुकूमत को कहा था, सिंध हुकूमत को, कि 1 साल में इनकी जो आबादगारी का बंदोबस्त है वो किया जाए। फिर वजीर आला को तलब किया था, तो वजीर आला ने फिर उनसे गुजारिश की कि इनकी आबादगारी के लिए 10 अरब रुपए चाहिए। अब 10 अरब वो होंगे जो बहरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए हैं, वो हमें दिए जाए ताकि हम गुज्जर नाले के मुतासरीन की आबादगारी कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो रकम देने से इनकार कर दिया, इसलिए अब 10 अरब रुपए सूबाई हुकूमत के पास है। अब जो मुतासरीन है उनकी ना तो रिहाइश का बंदोबस्त हो पा रहा है और ना ही ये जो उनकी मुतबादिल के तौर पर जो किराया देने का कहा था कि 90,000 रुपए उनको किराया दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। अफसोसनाक बात है, ना मुतबादिल कोई रिहाइशगाह हुई, ना किसी किस्म का मुआवजा दिया गया। लोग अपनी जान से जा रहे हैं, ज़ाहिर है वो खुले आसमान तले बैठे हैं। शाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया।
तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। ज़ाहिर है इंतज़ामिया की, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को मुआवजे की अदायगी ज़रूर की जाए, क्योंकि उनका अपना जो सर छुपाने की जगह थी वो उनसे छिन चुकी है। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में अफगानिस्तान की सूरत हाल की हम बात करेंगे और ज़ाहिर इस तरह आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पे पाकिस्तान जिस तरह काम कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में जिस तरह अमन अमान की सूरत हाल है, ज़िला नंगरहार में मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान जो आज धमाके का निशाना उसे बनाया गया। धमाके में 3 अफराद जाँ बाग हुए, कई अफराद ज़ख्मी हुए और दाइश खुलासा ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इससे पहले भी कई धमाके हुए और जुमे के रोज़ ही हुए, मस्जिद में हुए, तब भी दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की थी। नाज़रीन, तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान में न सिर्फ मुआशी जबकि इंसानी बहरान ने जन्म लिया है। सिक्योरिटी की सूरत हाल भी तशवीशनाक है, क्योंकि दाइश बेलगाम हो चुकी है। दाइश की जानिब से मुसलसल धमाकों के रद्द-ए-अमल में तालिबान तर्जुमान का बयान भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि दाइश कोई बड़ा ख़तरा नहीं, तालिबान के लिए एक सर दर्द है जिसका मुकाबला अफगान तालिबान खुद कर सकते हैं। नवंबर की इब्तिदा में दाइश ने अफगानिस्तान के सबसे बड़े मिलिट्री अस्पताल पर हमला किया, जिसमें 19 अफराद अपनी जान से गए, 50 जख्मी भी हुए। गुज़िश्ता 2-3 माह के दौरान दाइश ने अक़लियती ग्रुप हज़ारा कम्युनिटी को भी निशाना बनाया। अक़लियती ग्रुप से मुंसलिक 2 मसाजिद पर भी हमले किए गए, जिसमें तकरीबन 120 अफराद शहीद हुए। दाइश इस वक्त दुनिया भर के लिए ख़तरा है। अमेरिका दाइश को लेकर खासा परेशान है, क्योंकि उनको दाइश की जानिब से एक हमले का भी बड़ा ख़तरा है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में होने वाले ट्राइका प्लस इजलास में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी पर भी बातचीत की गई। अफगान तालिबान के वफ़द के सामने जो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी है उसे यकीनी बनाने और अफगान सरजमीन किसी भी के खिलाफ भी इस्तेमाल न करने के मुतालबे को दोहराया गया है। इसके अलावा तमाम दहशतगर्द तंजीमों से राब्ता मुनक़ता करने, ख़वातीन के हकूक़ की पासदारी करने और अफगानिस्तान में एक जामे हुकूमत का भी मुतालबा किया गया है। और ज़ाहिर मुतालबा पूरी दुनिया का है और पाकिस्तान भी इस बात पर जोर दे रहा है कि इस वक्त अमन व अमान वहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ख़वातीन को हुकूक देना एक चैलेंज है खुद तालिबान हुकूमत के लिए। अब देखना ये होगा कि तालिबान दाइश से किस तरह से निपटते हैं, कैसे उनका खात्मा करते हैं, क्योंकि अमेरिका की जानिब से मदद की पेशकश को भी 2 टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईम साहब, आप किस तरह देख रहे हैं इस तमाम सिचुएशन को, जब अमन व अमान एक बहुत बड़ा मसला है, खुराक नहीं है, अद्वियात नहीं है, अफगानिस्तान में लोगों के पास रोज़गार नहीं है, फिर उनके ऊपर प्रेशर है दाइश के हवाले से भी, ख़वातीन को एक नुमाइंदगी के देने के हवाले से भी, किस तरह अफगान हुकूमत को इस मामले को लेकर चलना होगा? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर मैं बुनियादी तौर पे देखूं और अगर आप मेरे तज्जिए को कोई वेटेज दें तो वो ये है कि अमेरिका इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग स्पॉयलर्स। अगर आप ये समझते हैं या कोई भी ये समझता है कि अमेरिका अफगानिस्तान के मसाइल हल करना चाहता है, तो उनको सोचना चाहिए कि अमेरिका तो यहाँ पर 20 साल तक मौजूद था और उन्होंने क्यों इसकी इकॉनमी को ऐसे रखा कि ये सवाए एड के चल नहीं सकती। उन्होंने क्यों हालात को ऐसे रखा कि ये आज जिन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं बड़ा हैरान हूँ उन लोगों पर जो उम्मीद लगाए बैठे हैं दोबारा अमेरिका पर कि जी उन्हीं के मदद से ये दोबारा ठीक होगा। ये तो बड़ी अजीब सोच है और ये चीज़ों को बिल्कुल ना समझने वाली बात है। बात ये है मेरी बहन कि जब यहाँ पर अमेरिका था खून तब भी बहता था, खबर नहीं निकलती थी। आज चूंकि BBC, CNN और फॉक्स न्यूज़ और सब यही हमारे सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, जितनी बातें आपने कही हैं उधर से ही आ रही हैं। एक तरफ उन्होंने वावेला मचा रखा है कि वहाँ पर कहत साली का खदशा है, हर चीज़ की कमी है, दूसरी तरफ सांप बन के उनके पैसों पर भी बैठे हुए हैं। तो ये दोगली पॉलिसी बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। दाइश का आपने कहा, दाइश बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है और ये मेरा ख्याल नहीं है कि अमेरिका ही की छोड़ी हुई चीज़ है वहाँ पर, ताकि वहाँ पर स्टेबिलिटी ना आए, क्योंकि अमेरिका, इंडिया और उनके जितने हलीफ हैं उनकी ये बहुत शदीद ख्वाहिश है कि ये हुकूमत कोलैप्स कर जाए, इकनॉमिक कोलैप्स कर जाए, पॉलिटिकल कोलैप्स कर जाए और ये आगे ना चल सके। जो मुल्क चाहते हैं कि यहाँ पर अमन हो वो है चीन, अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान किसी हद तक, कतर और तुर्की और कुछ और ममालिक। तो अब ये हमें देखना होगा कि ये ममालिक कितना इसको सहारा देते हैं। 1-2 बातें मैं करना चाहूँगा। नंबर 1, अफगानिस्तान में कभी लोग भूखे नहीं मरेंगे इंशाल्लाह जब तक कि पाकिस्तान में कहत साली नहीं होती, और वो नहीं है अल्लाह ताला के फजल करम से। हमेशा से गंदम, चीनी और इस किस्म की चीज़ें यहीं से उधर जाती हैं, यहाँ तक कि
गोश्त, मुर्गी का गोश्त जो है इधर से जाता है, और बहुत सारी चीजें उधर से फल आते हैं। तो ये एक आप समझे किया हुआ है उन्होंने क्रिएट एक मसला के, लेकिन ये बात अलबत्ता सोचने की है। मैं भी उस पर गौर करता हूँ, हम सबको इस पर गौर करना चाहिए कि जो मुल्क यहाँ पर अमन चाहते हैं, ये इस ट्राइका प्लस में अमेरिका को निकाल कर जो चीन है, रूस है, पाकिस्तान था, ये क्यों पीछे हटे हुए हैं, ये किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? बल्कि आज जो उनका वजीर खारजा, एक्टिंग वजीर खारजा, उन्होंने कहा कि जितनी हम इंक्लूसिव हुकूमत बना सकते थे हमने बना दी। ख्वातीन ने अब 100% ख्वातीन काम पर वापस आ गई और 75% ख्वातीन ने जाना शुरू कर दिया कॉलेजेस वगैरह में। तो अब ये बात ये कि ऐसी बातें तो वेस्ट नहीं बताता, हमें चाहिए। मतलब बोल को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बोल अपने नुमाइंदे भेजे अफगानिस्तान में, और खुद जो हकायक हैं ज़मीनी उनको लाकर आपको बताएं। सर हमने वहाँ पर बिल्कुल रिपोर्टिंग भी वहाँ से हमारे नुमाइंदे में बता भी रहे हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, और हम बहुत एक पॉजिटिव पिक्चर भी दिखा रहे हैं। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की और बड़ी सही बात की, एक लॉजिकल बात है। लेकिन सर आपकी बात पर मेरा सवाल ये है कि ज़ाहिर है यहाँ के अमन से खित्ते के ममालिक को फ़ायदा है। अफगानिस्तान में अमन होगा तो सबसे बड़ा पाकिस्तान में अमन होगा, खित्ते के दूसरे ममालिक इससे अफेक्टेड होते हैं। तो ये खित्ते के जो ममालिक, आपने सवाल उठाया कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इनको काम करना चाहिए। पाकिस्तान है, रूस है, चीन है, दीगर ममालिक हैं, चले तुर्की को हम थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं, कतर को शामिल कर लेते हैं, सऊदी अरब में कहीं यहाँ पर नजर नहीं आता। तो अब ये ममालिक क्या करें? खित्ते के अमन के लिए इनको काम करना चाहिए, ये क्यों नहीं कर रहे और उनको क्या करना चाहिए? जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान और रूस और चीन, इन तीन का अगर मैं जिक्र करूँ तो ये इनके साथ बड़े गुफ्तगू बड़ी गहरी कर रहे हैं। वो उनसे चाह रहे हैं कि जो इनके मसाइल हैं, मसला हमारा मसला तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है, और आपको पता है वो बातचीत हो भी रही है और वो करवा भी रहे हैं। तो पाकिस्तान शायद ये चाहता है कि इससे पहले कि हम रिकग्नाइज करें ये मसला हल हो जाए और हमारे हक में हल हो, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इसी तरीके से चीन चाह रहा होगा कि वो जो उनका ETIM है, और रूस चाह रहा होगा जो चेचन्स हैं उनके मतलब उनके साथ मुआहदे हो जाएं, जो कि मेरा ख्याल होने के बहुत करीब है। तो ये आप देखिएगा कि ये जो एक सिनेरियो बनाया जा रहा है ना कि डूम्सडे सिनेरियो, ये पहले भी आपको याद होगा बनाया गया था कि अगर यहाँ से अमेरिकी चले गए तो बस यहाँ तो तबाही हो जाएगी। अमेरिकियों ने पहला राउंड हारा है फिजिकल जंग का, अब ये दूसरा राउंड हारेंगे इखलाकी जंग का। आप देखिएगा, मेरी बात को नोट रखिएगा, ये अमेरिकी ये राउंड भी हारने जा रहे हैं। कोई वहाँ पर कोलैप्स नहीं होगा, कोई वहाँ इंशाल्लाह कहत साली नहीं आएगी, लोग जिंदा रहेंगे, लोग आगे चलेंगे, अफगान तालिबान ही की हुकूमत रहेगी, कोलैप्स नहीं होने का। और ये जो मुल्क जिनका मैंने जिक्र किया ये संभालेंगे सिचुएशन को। बड़ी पॉजिटिव बात है कि यहाँ आपने नईम खालिदोजी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, डिफरेंट तजिया भी अपना दिया है। जाहिर है ये सोचना होगा खित्ते के ममालिक, क्योंकि खित्ते के अमन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान में मामला ठीक चलें। और नईम साहब ये समझते हैं कि मामला ठीक चलेंगे भी, ना ही कोई कहत साली होगी, ना ही कोई और मामला होगा। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कहा अमेरिका को वहाँ पर इखलाकी शिकत ज़रूर होगी। जो अमेरिका सब कुछ कर रहा है उसको सोचना होगा कि अगर वो वाकई चाहता है कि अफगानिस्तान की मदद की जाए तो फाइनेंशियली जो पैसे हैं उनको रिलीज़ किया जाए, क्योंकि अभी उनको इसकी बड़ी ज़रूरत है। जब तक कि वहाँ पैसा नहीं होगा, वहाँ पर उस तरीके से ज़ाहिर एक मुनज़्ज़म तरीके से वो अपनी चीज़ों को आगे लेकर नहीं चल सकते हैं। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल और ज़ाहिर ट्राइका प्लस इजलास में तमाम तर सिचुएशन डिस्कस भी हुई है। ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो कुछ और भी इशूज़ पर बात करते हैं। वेलकम बैक। अभी कराची में एक नए तर्ज के यानी कि डेंगू के तर्ज की एक पुरस्कार वायरस की तशख़ीस हुई है, और ख़ास तौर पे ये सुबह सिंध में कई केसेस आ रहे हैं कराची समेत, और कराची में ही कई लोग बीमार भी हुए। और ये वायरल सबको हो रहा है। पिछले दिनों मुझे भी कुछ इस तरह का वायरल हुआ, लेकिन ये डेंगू बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसमें प्लेटलेट्स भी कम होते हैं, इसमें बुखार भी चढ़ता है, गला भी ख़राब होता है, लेकिन जब इसमें टेस्ट किया जाता है तो वो डेंगू नहीं होता। डाउ यूनिवर्सिटी के एक सरबराह डॉक्टर प्रोफेसर सईद खान साहब, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है कि जो पुरस्कार वायरस है जिसका अभी तक नाम नहीं पता, इसमें जो अफराद मुब्तला होते हैं उनके प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं, खून में के सफ़ेद ज़रात भी कम हो रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट डेंगू पॉजिटिव नहीं आता है। क्या है ये सूरत हाल? केसेस भी बढ़ रहे हैं। एक तशवीशनाक बात ज़रूर है लोगों में कि कोरोना जहाँ कम हो रहा है वहाँ डेंगू बढ़ रहा है, और डेंगू जैसे केसेस भी
सामने आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ज़ाहिर है इस 2 साल के अरसे में हमने आलमी वबा का सामना किया, कोरोना पे हमने हर तरह की बात की, फिर वैक्सीन आ गई, फिर हमने उस पर ही बात की, एहतियात क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगता है, ज़ाती ख्याल है मेरा, हो सकता है आप इस पर इत्तेफाक ना करें, कि जो मौसमी बीमारियां हैं हमने उनको नज़रअंदाज किया। खासतौर पर डेंगी केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। फिर जिस केस की मैं बात कर रही हूँ कि इस तरह के केसेस भी आ रहे हैं कि डेंगी नहीं है लेकिन बुखार और कंडीशंस वैसे ही हैं। आपके पास किस तरह के मरीज आ रहे हैं आजकल ज़्यादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका सुमैया। देखिए, इस वक्त जो प्रॉब्लम है और जो परेशानी है लोगों में कि इस वक्त हमारे पास टाइफाइड भी है और डेंगू भी है, कोरोना भी है और एक जो वायरस जिसका आपका जिक्र कर रही हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसको फ्लू कहते हैं और ये बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैलता है और उसकी भी सबकी अलामात जो हैं वो कमोबेश एक ही तरह की हैं कि उसमें नज़ला जुकाम, गला खराब होना, हाई ग्रेड फीवर होना और फिर इसकी डायग्नोसिस डॉक्टर ही करता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है कि लोग जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है लोग खुद से मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या फिर मेडिकल स्टोर से जाके दवा ले लेते हैं और फिर वो खराब हो जाता है, फिर वो जो है वो कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है और फिर हम बाद में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं ये तो डेंगू का वायरस है, ये तो इन्फ्लुएंजा का वायरस है या फिर ये कोरोना का वायरस है। तो उस वक्त ये पता लगता है या फिर ये वायरस नहीं है, ये टाइफाइड का बुखार है और उसके लिए दूसरी सारी चीजें करनी होती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक रखा है क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और मैं रिसेंटली अभी कल ही मैंने एक केस देखा है कि वो 4-5-7 दिन हो गए और वो 4-5 दिन से वो खुद से दवा ले रहे थे और फिर किसी जानने वाले से जो कि वो फोन पे उन्होंने किसी से मशवरा किया, किसी डॉक्टर से जानने वाले के, उन्होंने भी कुछ उनको दे दिया एंटीबायोटिक वगैरह और उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब चलिए सेल्फ मेडिकेशन तो एक मामला है कि उससे तबीयत खराब हो जाती है, मामला बिगड़ जाता है, लेकिन मौसम का क्या असर है? ये वायरसेस क्यों इस तरह से बढ़ रहे हैं? क्या कुछ और मामलात होते हैं या कुछ मौसम की तब्दीली का असर होता है कि इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं और बहुत ज्यादा हो जाती हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका क्योंकि मौसम की तब्दीली से ये वायरस बहुत एक्टिव होता है और होता ये है कि हमारे यहाँ 2-3 बड़ा इशू है हम लोगों में और वो इशू ये है कि हमारी कुव्वत मदाफियत हम कम कर देते हैं। कुव्वत मदाफियत जब हम कम करते हैं तो ये वायरसेस हम पे अटैक हो जाता है और कुव्वत मदाफियत कम होती है जब हम प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, हम जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं और या फिर हम नींद पूरी नहीं करते, खाम रात को जो है 2 बजे 3 बजे या फजर तक जागते हैं तो इससे कुव्वत मदाफियत कम हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जब हम गर्मी से सर्दी में आते हैं तो वह तमाम एक्टिविटी जो गर्मी की है, ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, पंखा चलना और वो जो एसी का तो डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं वो तमाम लोग सुन लें, खासतौर पे यंगस्टर्स सुन लें क्योंकि ये यंगस्टर्स की रूटीन है। डॉक्टर साहब जो आप बता रहे हैं अक्सर कि आजकल रात देर तक जागना, जंक फूड्स खाना, रूटीन में ना रहना जिसकी वजह से बीमारियां भी हमलावर होती हैं, इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। अच्छा क्विकली मुझे एक और स्टोरी पे आपसे बात करनी है क्योंकि 50 लाख बच्चे जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं उनमें से 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने के लिए कहा गया। अब उन बच्चों को चीनी वैक्सीन यानी कि साइनोवैक और साइनोफॉर्म की परमिशन भी दे दी गई है और ये कहा गया है कि अब वो जो वैक्सीन है 15 नवंबर से लगाई जा सकती हैं। तो यानी कि पहले फाइजर की दी गई, अब चाइनीज। तो हर वैक्सीन बच्चों के लिए सेफ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? हाँ, इसमें जो डाटा फॉर्म हो रहा है पहले तो फाइजर वैक्सीन का डाटा बड़ा अच्छा फॉर्म हो गया कि 12 से और 17 साल के बच्चों को जो है ये लगाया जा सकता है, बड़ा सेफ था और इसमें बहुत नॉमिनल सा या क्या कहना चाहिए, बहुत 1-2 केसेस ऐसे आए थे बच्चों में जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, अदरवाइज बहुत सेफ है फाइजर। अब ये डाटा फॉर्म हो रहा था चाइनीज वैक्सीन का, साइनोफॉर्म और साइनोवैक, तो अब वो डाटा आ गया है तो मोस्टली बच्चे जो है वो सेफ है चाइनीज वैक्सीन के साथ। सही है, सेफ है, बच्चे आराम से लगवाई जा सकती है। वालिदैन बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपके क्योंकि प्रोग्राम के वक्त खत्म हो चुका है, आपसे इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।